क्या हुआ 25 साल पहले यही RTBHU से मैंने पढ़ाई की। और आज जो विषय है किताबों का, तो उस विषय पे मेरी जो अपनी दृष्टि है और जो किताबों के साथ जो मेरी यात्रा रही है उस पर मैं बात करूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसने एक शेर लिखा था कि कोई तरकीब काम नहीं आई, फिर वही दर्द, फिर वही तन्हाई। कितनी किताबें मैंने खरीदी, बहुत सारी। बेंगलोर में अथू बुक सेंटर है, और काठमांडू के थमेल से लेकर के कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता तक, मुंबई में तो किताबें और जितने पब्लिकेशंस हैं और जितने उनके क्षेत्र हैं, जितने शिल्प में किताबें मिलती हैं, अलग अलग समय पे मैं किताबों से रूबरू होता चला गया। शुरुआत मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र, इनको पढ़ने से हुई। फिर और थोड़ा तो बड़ी मुश्किल थी मुझे। मेरे गांव में मुंशी प्रेमचंद समझ में आते थे, लेकिन ITBHU में जब मैं होता था तो प्रेमचंद समझ में नहीं आते थे। और जब मैं यहाँ होता था तो मुझे अज्ञेय समझ में आते थे, गांव में जाके अज्ञेय नहीं समझ में आते थे। किताबें मैं हमेशा अपने पास लिया रहता था, मैं बड़ी मुश्किल में था। मैं आदमी वही हूँ। और प्रेमचंद ITBHU में जब मैं पढ़ता हूँ प्रेमचंद को, तो यहाँ अलग माहौल है, पूरे देश से अलग अलग लोग आए हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, उनकी बातें अलग हैं। यहाँ प्रेमचंद का जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। और जब मैं गांव में जाऊँ तो वहाँ पे वही समस्या है जो मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, और वही समाज, लेकिन अज्ञेय जिस इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं या जिस भाषा की बात करते हैं, वो चीज़ गाँव में ही नहीं दिख रही है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो धर्मवीर भारती की भाषा में जो लालित्य है, वह भाषा और इलाहाबाद को उस नज़र से देखना, और गुनाहों के देवता के पहले दूसरे पन्ने पे जो इलाहाबाद का वर्णन है वो बहुत अद्भुत है। तो उस नज़र से इलाहाबाद को मैं देखा, जिया। फिर उस नशे में पूरा जीवन बीतता चला गया। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मिल गए। इनकी कविताओं में जो ताजगी है, जो जोश है, जो ईमानदारी है, तो करीब 10 साल मैंने 4 लोगों में ही डूब के जीवन बिता दिया। धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नुसरत फतेह अली खान और आचार्य रजनीश ओशो। और मुझे लगता था कि मैं कोई छोटा मोटा देवता हूँ, मैं जीवन को उस तरह से देखा करता था। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं चूँकि कोचिंग पढ़ाता हूँ था, IT के लिए मैं फिजिक्स पढ़ाता था, तो मेरे 2 हिस्से हो गए। एक जो चीज़ों को विज्ञान के नज़रिए से देखता है, और एक जो अपने भीतर बैठ जाता है और वो वहाँ से एक बच्चे की तरह जीवन को देखता है या उस भाषा की नज़र से देखता है। तो बड़ा 2 खंड हो गया। और मुझे लगा कि यार, तो मैंने कविताओं को अपनी यहाँ बच्चों के जो शीट देते थे हम लोग, उसमें यूज़ किया। तो जिसमें श्रीकांत वर्मा की एक कविता है, एक लाइन है कि इस समूचे आकाश को मैं अपनी भुजा पर तावीज़ की तरह बांध देना चाहता हूँ। वो मैंने एक लाइन यूज़ किया था। और जो बाज़ार में एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें हम लोग कविताएँ यूज़ करते थे। उस शहर को हम लोगों ने बदल के रख दिया। जिस दिन हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट देते थे और वो कविता जाती थी, और 50 फ़ोन आते थे कि वाह क्या ये बात आपने कही है। और वो बड़ी सी होर्डिंग और उस पर एक हाथ और बादल को छूता हुआ, और इस समूचे आकाश को मैं अपनी भुजा पर ताबीज़ की तरफ बांध लेना चाहता हूँ। तो वो जो फीलिंग पैदा होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, लोग इससे टच हो रहे हैं। ओशो ने अपने कविताओं में, ओशो ने कविताएँ बहुत यूज़ की हैं। तो 10 साल में ओशो की करीब 650 किताबें जितनी हो सब हमने खरीदी। और हिंदी में करीब 180 कहानियाँ हैं। इस 650 किताबें टोटल हैं, 180-90 हिंदी में है। तो वो 180-90 किताबें खरीदना, और कुछ किताबें छपती नहीं थी, जैसे देख कबीरा रोया, उनकी किताब आज तक छपी ही नहीं। और उसमें छोटे छोटे इंटरव्यूज़ हो उनके, वो इतने अद्भुत इंटरव्यूज़ हैं, तो वो पतली पतली किताबों में छपते थे। तो जो उनके सन्यासी थे, उनके यहाँ मैं सिर्फ इसीलिए जाता था कि उनके यहाँ से किताबें मैं किसी तरह ले आ सकूँ, तो उनसे मैं दोस्ती करता था। फिर जब इतनी दोस्ती हो जाती थी कि मैं किताब उधार मांग सकूँ फोटोकॉपी के लिए, तो मैं फिर वो ले आता था। तो वो किताब मुझे मिली। और ओशो के जो इंटरव्यूज़ हैं उस समय के, तब वो उतने प्रसिद्ध उतने नहीं थे, लेकिन हाँ ज़रूर एक इंटेलेक्चुअल की तरह स्थापित हो चुके थे, आचार्य की तरह। तो उसमें कहीं कहीं वो गुस्सा भी हो जाते हैं, कहीं कहीं कोई बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत मज़ेदार है वो। और उस वक्त माइक उतना अच्छा नहीं था, तो प्रश्नकर्ता की आवाज़ आ नहीं पाती थी। तो मैंने गेस किया कि इसका
क्वेश्चन क्या रहा होगा। तो उनके सारे इंटरव्यूज़, मुझे लगता है 47 इंटरव्यूज़ हमने टाइप कराए, जो क्वेश्चन अधूरे थे उनको फ्रेम किया, और सोचे कि एक किताब 47 इतनी अद्भुत किताब है और इतनी अद्भुत इंटरव्यूज़ हैं कि जीवन के हर विषय पे वो बात है। ओशो ने हर विषय पे बात की है, चाहे वो पैसे का हो, प्रेम का हो, मानवीय संबंधों का हो, हमारे भीतर की उथल पुथल का हो, हर चीज़ को उनकी बड़ी साफ अंतर्दृष्टि गई है। तो इस ज़माने में मैं सुबह 3, मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ 7-8 बजे, और सुबह में 3 बजे उठ के मैं 6 बजे तक रोता था केवल कि अरे यार, ये ओशो नहीं होते, नुसरत फतेह अली खान नहीं होते। धर्मवीर भारती ने 60 कविताएं लिखी हैं, लेकिन हर कविता जो उसकी भाषा है, कुछ कविताएं तो अतुलनीय है, बहुत अच्छी। तो मैंने कहा ये लोग नहीं होते तो मैं तो क्या करता, मैं एक अपराधी हो जाता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी था और मेरा दिमाग बहुत खतरनाक किस्म का था। तो अगर मुझे लगा कि मैं पढ़ के भी आई वुड बी क्रिमिनल, मैं अपराधी हो जाता अगर ये लोग नहीं मिलते। टैगोर की लिपिका, खलील जिब्रान को समझना, और धीरे 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 तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन कुछ दिन बाद मैं ओशो की 180 किताबों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी बड़े अजीब से प्रश्न हैं कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, मुझे अपनी बहू को देख करके मेरा मन बड़ा डोलने लगता है, मैं क्या करूँ। जितनी ईमानदारी से प्रश्न पूछे गए हैं, उतनी ही करुणा से जवाब भी दिए गए हैं। ओशो निंदित नहीं करता है, वो कहते हैं तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारा मन जो है वह बूढ़ा नहीं होता है। और फिर वो बताते हैं कि तुम कुछ बात करते हैं उस पर। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह के सारे प्रश्नों को मैं कैटेगराइज करूं। तो 180 किताबों में जितने प्रश्न पूछे गए थे, मुझे लगता है कि 4500 प्रश्न होंगे। तो सारे प्रश्न हम लोगों ने 2-3 लोगों ने मिलकर टाइप कराया, फिर उसको कैटेगराइज किया। फिर ये हुआ कि कौन 35 साल तक बोले हैं, तो एक आदमी जो 35 ईयर्स तक बोलता है, उसकी सारी लिटरेचर को पढ़ना असंभव है। तो फिर क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि मेडिटेशन पे किस किताब में बोले हैं, उसकी पूरी बिब्लियोग्राफी तैयार करना। फिर ओशो ने जितनी सुंदर कविताएं और गज़लें यूज़ की हैं, बहुत सुंदर, सबको मैंने टाइप कराया कि एक साथ उपलब्ध हो सके। तो उस नशे में ये जीवन बीतता चला गया इन्हीं 4 लोगों के बीच में। 4 ये लोग, फिर मेरी फिजिक्स की अपनी दुनिया, और ये सब जीता चला गया। और कभी मैं कम्युनिस्ट लोगों के साथ रहा, तो वो सारा रशियन लिटरेचर और ये सब खरीदना शुरू किए। पैसा मेरे पास बहुत था, तो हर साल मैं 15-20 लाख रुपये की किताबें खरीद लेता था। तो 2 करोड़ रुपया मैंने किताबों में ही लगा दिया। और अभी मेरी लाइब्रेरी करीब 1 लाख किताबों की है, जिसमें रह के बड़ी विनम्रता आ जाती है कि यार इतना कुछ जानने को शेष है। और वरना जो सिलेबस की किताबें हैं, उसमें तो लगता है कि ये 6 किताब हम तैयार कर लिए और मार्कशीट पा गए, 97% पा गए, मैं जीनियस हूँ। लेकिन जब आप लाइब्रेरी के अंदर खड़े रहिए तो वो एक विनम्रता देती है। तो मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन जिस बार भूकंप आया था 2013-14 में, तो मैं अपनी लाइब्रेरी, मेरा एक फार्म हाउस था वो बड़ा, तो उसमें मेरी लाइब्रेरी थी। तो मैं लाइब्रेरी के बीच अकेला खड़ा था। तो जब मैं बाहर आया तो कुछ ऐसे ही अलमारी हिलने लगी। तो मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मेरा इतना जुड़ाव था किताबों से, मुझे लगा ये किताबें कुछ कहना चाहती हैं। और वास्तव में तो भूकंप आया हुआ था। फिर मैं बाहर आके फिर भीतर गया, किताबों के साथ चुपचाप खड़ा रहा। फिर बाहर आया, फिर हिलने लगा, फिर क्या हो रहा है। फिर बाहर आ गया, फाइनली बाहर आके पता चला कि मैं कितना मूर्ख था, और ये भूकंप आया हुआ था और मैं एक अपनी गरिमा में डूबा हुआ था। खैर, तो ये तो किताबों के साथ जो प्यार, जो चीज़ें थी, मतलब उसका पूरा एक मेरे जीवन पे, कभी मैं बिना किताब के जी नहीं पाता था। लेकिन फिर 2016 के बाद क्लासरूम में मेरी ज़िंदगी बीती थी बच्चों के साथ, और फिल्म के लेक्चर्स, और तब तक तो यूट्यूब का आगमन हो गया था, फिल्में देखने शुरू कर दिए थे, किताबों का स्थान अब धीरे धीरे यूट्यूब में लेना शुरू किया। लेकिन फिर जे कृष्णमूर्ति के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं, जे कृष्णमूर्ति जो राजघाट में है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, तो वहाँ से उनका टोटल कलेक्टेड वर्क्स, तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि जे कृष्णमूर्ति जब 1947 में इंडिया आए रहे होंगे तो उनसे क्या प्रश्न पूछा गया रहा होगा और वो क्या जवाब दिए होंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि एक इतना बड़ा दार्शनिक जो कि चीज़ों को साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखता है, वो हमारे विभाजन की विभीषिका को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। तो वो बड़े रोचक है, और उससे बहुत अंतर्दृष्टि भी मिलती है कृष्णमूर्ति की उस पूरी बातचीत से। अच्छा लगा। लेकिन फिर एक
चीज़ें अब यहाँ से दुर्घटना के रूप में शुरू होती चली। वो मेरी एक अपनी बनी बनाई सुंदर सी दुनिया थी जो धीरे धीरे टूटना शुरू हुई। कोचिंग की दुनिया में ऐसा लगने लगा कि ऐसे बच्चे प्रिपरेशन करने आने लगे जो कि बिल्कुल प्रिपरेशन योग्य नहीं थे। यूपी बिहार में हर आदमी नीट और जेई की प्रिपरेशन करता है और ऐसे लड़के को बाल लिए ऐसे कटा के, कोई बाल सिर पे लगाया हुआ है और बाल को रंग लिया एकदम से, तो क्लास में उनके चेहरे देखने का मन नहीं करता था कि इनको पढ़ाइए कैसे। तो फिर मैंने तय किया कि कोचिंग की दुनिया से मैं बाहर निकलूँगा, अब मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरी कमाई एक साल में करीब 1-1.5 करोड़ रुपए थी। मैं अकेला ही था और मैंने तय किया कि मैं इससे बाहर निकलूँगा। फिर मैं कोचिंग की दुनिया से बाहर निकला। उसके बाद इतनी मुश्किलें शुरू हुई, मुझे लगा कि ओशो जितनी बात कहते हैं वो सारी गलत कहते हैं, और जिस दुनिया में मैं 10 साल तक डूबा हुआ था वो सारी चीज़ें मुझे गलत और बकवास लगने लगी। कृष्णमूर्ति की बात, ओशो की बात, क्योंकि बाहर इतने तरह के लोगों से मेरा सामना हुआ जिन्होंने, जो कि सारे तरह के घातक तरह के छल कपट से लैस थे। कृष्णमूर्ति या ओशो आपको इतना ज़्यादा मासूम और इनोसेंट बना देंगे कि आप लूटने के लिए एक बढ़िया मटेरियल होंगे बाहर के समाज के लिए। और ये चीज़ मुझे बड़ी विचित्र लगी। फिर मैंने कहा ये तो गलत हो गई नहीं, लेकिन ज़रूर ये था कि हम लोग अपनी एक बड़ी बनाई शेल में बंद हो गए। ओशो इतने मूर्ख नहीं थे, वरना उन्होंने तो इतने ज़्यादा लोगों को पैसा लेकर के अपने आश्रम बनाया, क्या क्या किया, और हम लोग अपना ही पैसा कमा बैठे। तो ज़रूर उनके बातों में वो चीज़ नहीं रही होगी कि हम एक मूर्ख बने और किसी हर आदमी की बात पे भरोसा कर लें। तो जो एक माइंडसेट तैयार हुआ था कि हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं उससे हमारी एक दुनिया बनती है, तो मेरी आस्था पढ़ाई लिखाई से उठ गई। मेरी किताबें बिल्कुल बेकार हैं, जबकि मेरे घर पर उस वक्त 50-60 हज़ार किताबें हो चुकी थी। अब मैं बहुत कंफ्यूज। मेरे दोस्त बोलते थे यार तुम